नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आपको तमाम खबरें दिखाएंगे पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं अदिति। नमस्कार। भारत और इजरायल के बीच आज रक्षा, कृषि, निवेश और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्र में समझौते हो सकते हैं। आज शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के बीच एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक, बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल को लेकर समझौते होंगे। इजरायल ने सुरक्षा परिषद में भारत के समर्थन और आतंकवाद पर हमेशा भारत का साथ देने का भी वादा किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इजरायल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2016 में उनके भारत दौरे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां इंडिया का आई और इजरायल का आई जोड़ रहा हूं। आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत की तारीफ की। मैं कल से जब आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि स्वागत समारोह में पूरे इजराइल का एक प्रकार का फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने भारत में जो देखा पाया उसकी झलक भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रुवेन से मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लंच किया। थोड़ी देर में मोदी नेतन्याहू के बीच एग्रीमेंट्स होंगे। इसके बाद करीब 5:30 बजे दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मोदी के लिए अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू 5 प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। पीएम नेतन्याहू राष्ट्र प्रमुखों के साथ एक मीटिंग और लंच डिनर करते हैं। मोदी के साथ 2 डिनर 2 लंच करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के आखिरी दिन एयरपोर्ट पर कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। आज पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर के पवेलियन 2 में रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों में नेतन्याहू मोदी के साथ रहेंगे। पीएम मोदी इजरायल के किंग डेविड होटल में ठहरे हुए हैं। होटल की छत पर तिरंगा लगाया गया है। कुल 110 कमरे बुक किए गए हैं। पीएम मोदी जिस कमरे में ठहरे हैं उस पर बम और केमिकल हमले का असर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजरायल दौरे पर गए हैं। पहली बार यह है कि भारत का कोई बड़ा नेता इजरायल दौरे पर है, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जा रहा। कांग्रेस समेत कुछ दल विदेश नीति के खिलाफ जाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलिस्तीन न जाने का फैसला भारत की पहले की विदेश नीति से बिल्कुल अलग है। भारतीय नेता इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए एक साथ दोनों देशों के दौरे पर जाते थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने पुरानी पॉलिसी को उलट दिया है। इजराइल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें बहुत सारे नेगेटिव पहलू भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं कि इजराइल के साथ जब हम ताल्लुकात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फ़लस्तीन के साथ हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं और फ़लस्तीन का भी हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। पीएम मोदी का इजरायल दौरा अपने रिश्तों को खुलेआम स्वीकार करने जैसा है। इजरायल कश्मीर पर भारत के वन नेशन सिद्धांत का समर्थन करता है। कांग्रेस समेत कुछ बुद्धिजीवी भी फिलिस्तीन की शर्त पर इजरायल से दोस्ती बढ़ाने की खिलाफत कर रहे हैं। आज के दौर में इस गवर्नमेंट जिस तरह से इजराइल को मानने को तैयार नहीं है सर आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है सर। पिछले 2 साल से इंडिया की वोटिंग पैटर्न्स है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डॉक्टर साहब आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फॉर 2 इयर्स इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग डॉक्टर साहब आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप अपनी धार्मिक एक संकीर्णता को धार्मिक कुल मिला के उसूल का है, एक बौद्धिक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का है, मामला मल्टीकल्चरल। हम इजराइल से स्टैंड अलोन 1-to-1 बेसिस पे रिश्ते डेवलप करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम वहाँ गए हैं, जेरूसलम गए, तो हमें रमल्ला भी जाना बहुत ज़रूरी है। भारत और इजरायल दोनों को अंग्रेजों से एक ही दौर में आज़ादी मिली। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इजरायल 14 मई 1948 को। मौजूदा हालात में दोनों देशों में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें हैं। भारत और इजरायल दोनों देशों में मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। इजरायल की जनसंख्या में करीब 18% मुस्लिम हैं, जबकि भारत में करीब 14% मुसलमान हैं। भारत फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक रहा है। 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। ये नहीं, 1988 में फिलिस्तीन स्टेट को भारत ने मान्यता दी थी। पश्चिम बंगाल के बशीरघाट में शनिवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद फिलहाल हालात काबू में है।
2 दिन पहले एक नाबालिग के फेसबुक पोस्ट ने पूरे इलाके को हिंसा की चपेट में ले लिया था। गुस्साए लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगा दी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए आज सुबह पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मार्च भी किया। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से भी काफ़ी पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस माइकिंग कर रही है ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सिचुएशन पीसफुल रहे, कोई भी नए स्तर से यहाँ पे हिंसा की घटना नहीं घटे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सियासी फायदे के लिए हिंसा को भड़काया गया है। डिमांड सिर्फ हमारा नहीं है, सबका यही है कि उनको फांसी, मतलब सभी का मांग यही है कि फांसी होना चाहिए ताकि ऐसा सजा मिलना चाहिए जो कि आगे इस तरह का हरकत कोई ना करे। हाँ, अभी तो खुश है, यहीं पर आए जो अभी जो यहीं पर स्थिति है खूब नियंत्रण है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने सीएम की मंशा पर सवाल उठाए हैं। Why it is so? If she is the chief minister of a Hindu person, everybody is right to stay there peacefully in West Bengal. नॉर्थ 24 परगना जिले के बशीरहाट में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़की। आरोप है कि फेसबुक पोस्ट के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, उनकी दुकानों में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 400 अर्धसैनिक बल को भेजा। हिंसा के बाद से बशीरहाट के बदूरिया समेत आसपास के दूसरे इलाकों में बाजार पूरी तरह से बंद है। फेसबुक पोस्ट के बाद से फैली इस हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने धमकाने का आरोप लगा दिया। तमिलनाडु में जीएसटी के अलावा राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कर के विरोध में आज तीसरे दिन भी थिएटर बंद है। तमिलनाडु सरकार ने सिनेमा टिकट पर 30% कॉर्पोरेशन टैक्स यानी स्थानीय निकाय कर लगा दिया है। सिनेमा मालिक राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी के नियमों के अनुसार 100 रुपए से ज्यादा वाले टिकट पर 28% और 100 रुपए से नीचे वाले टिकट पर 18% का टैक्स लगेगा। सिनेमा मालिकों का कहना है कि वे जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 30% कॉर्पोरेशन टैक्स से टिकट के दाम महंगे हो जाएंगे, जिसका उनके बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। With the effect of the GST, the Tamil Nadu government has levied an additional 30% municipal tax. So the total tax for our business is a whopping 60%, which is not there for any other business. So we are not able to run the show. If we run the show, we are running at a severe loss every day. So not being able to bear that, we have shut the theatres down, and we are pleading the government to give us some immediate relief and help us save the business. सुपरस्टार रजनीकांत ने भी आज एक ट्वीट के जरिए तमिलनाडु सरकार से 30% मनोरंजन कर हटाने की अपील की है। रजनीकांत ने ट्वीट किया, तमिल फिल्म उद्योग के लाखों लोगों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को हमारी दलील पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिल्म स्टार कमल हासन ने भी थिएटर मालिकों की मांग का समर्थन किया है। तमिलनाडु में करीब 1100 सिनेमा घर हैं, जिनसे करीब 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। बंद से तमिलनाडु सिनेमा को रोजाना 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु में जीएसटी के अलावा राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कर के विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। थिएटर बंद हैं और थिएटर मालिक कह रहे हैं कि इस कर को हटाया जाए। बेंगलुरु के होटल ने एक जोड़े को कमरा देने से इनकार कर दिया। जोड़े ने होटल पर आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। बेंगलुरु के सुदामा नगर में मौजूद ऑलिव रेजिडेंसी होटल में एक जोड़े ने धर्म के नाम पर कमरा नहीं देने का आरोप लगाया है। केरल के रहने वाले जोड़े का आरोप है कि होटल ने सिर्फ इसलिए कमरा नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान हैं। जिसमें इस तरह से 2 लोगों को कमरा देने से इसलिए इनकार किया गया कि वो अलग अलग मजहब के थे, तुरंत उस होटल का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना समाज को कहीं न कहीं तोड़ना है। वही टॉक्सिक आइडियोलॉजी को चला रहे हैं अपने होटल में। अरे ये एडल्ट्स हैं, एक साथ रह रहे हैं, इस केस में तो शादीशुदा है, तो हिंदू है या मुसलमान है या दोनों हिंदू है दोनों मुसलमान है, होटल का क्या लेना देना है इसमें। होटल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और सफाई दी है। होटल ने साफ किया है कि जोड़े के पास ना तो कोई आईडी प्रूफ था और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज था जिससे ये साबित हो सके कि वो शादीशुदा हैं। आधा घंटे के लिए डिमांड किया,
उसका बारे में हमारा कैशियर ने मना किया। मना करने के बाद एक दिन के लिए पूछा, एक दिन के लिए बात किया, रेट गिट सभी बात किया। बोला ID कार्ड पूछने के ID कार्ड बराबर नहीं दिया और लगेज भी नहीं था, इसलिए मना किया। इलाके के लोगों ने भी जोड़े के आरोपों को गलत बताया और कहा कि होटल में धर्म के नाम पर कमरों की बुकिंग कभी नहीं हुई है। Not given, they don't know where they are, how they are, what their identity is. The receptionist don't know, so they are not given. This is simple issue. ये अभी लॉज लोग है ना, पक्का वो आइडेंटिटी पूछ के वो लेता है, वो लॉज वाला पक्का है, वो इधर कुछ भी गलत नहीं है। वो आइडेंटिटी पूछना है ना, वो मैंडेटरी है। होटल में रहने के लिए कोई भी पहचान पत्र जरूरी है। होटल कर्मचारी किसी का जाति धर्म नहीं पूछ सकता। जाति धर्म के आधार पर कमरा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जून 2017 में हैदराबाद के एक होटल ने महिला को सिर्फ इसलिए कमरा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो महिला अकेली थी। यूपी में हाईवे पर सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हरिद्वार के एक परिवार से लूटपाट का सनसनीखेज इंसिडेंट सामने आया है। पीड़ित परिवार उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। पीड़ित महिला का कहना है कि 1 जुलाई को दिल्ली से कार से लौटते समय मुजफ्फरनगर के पास हाईवे पर घटना हुई। महिला का आरोप है कि बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी लूट ली और बंदूक के बल पर उसको अगवा करने की कोशिश भी की। सर, यही वो हाईवे है जहां वो उस दिन की मनहूस रात या कुछ भी कह लीजिए, जो जीवन में ना बुलाया जाने वाला पल, यहाँ हमारी कार रुकी थी। मेरा मुंह नीचे था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। घर से फ़ोन आ रहा था बच्चों का। मेरे देवर बोले कि उन्होंने टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए उतरते हैं। कहा कि जैसे ही उन्होंने मांगी, मेरा पीछे से दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद करने की, मैंने खोलने की कोशिश की, उन्होंने बंद करने की कोशिश की। मैंने बोला भाई क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या बदतमीजी है ये। उसने फिर उनको, देवर को धक्का मारा है। तब मैंने उनको देखा कि उन्होंने गन लगा रखी थी उनके पेट पर, पेट से साइड से गन लगा रखी थी। 3.5 घंटे में हमारी रिपोर्ट लिखी गई है। 3.5 घंटे हम वहाँ नंगे पैर ऐसे ही खड़े रहे, इधर से उधर। अधिकारी सब कह के चले जा रहे हैं, उनको सौंप दी गई, इनको रिपोर्ट मैडम को दे देना। मगर वो पल जो जिए हैं, उन अधिकारियों से उनसे पूछा जाए, क्योंकि उनकी भी फैमिली पर ठप्पा नहीं लगा है कि वो किसी SSP के बेटे हैं, किसी DM के बेटे हैं। किसी की फैमिली पे कोई ठप्पा नहीं लगा होता। और हाईवे पे जो लूटपाट कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो उस फैमिली से, या पुलिस वाले की है, या SSP की है, या DM की गाड़ी है। तो वो तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। महिला अपने देवर के साथ पति को इलाज के लिए दिल्ली लेकर गई थी। वापसी में एक ढाबे के पास रुकने पर 4 से 5 बदमाशों ने घेर लिया। महिला का कहना है कि सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी, लेकिन 100 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि हाईवे पे हम लोगों ने चेकिंग, और इस तरह के जो गैंग थे पिछले 5 साल में जो इस तरह की घटनाओं में लोग चिन्हित हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। तथा इन घटनाओं में विशेष रूप से जो लूट की घटना है, उसमें पुलिस को कुछ ठोस सुराग हाथ में लगे हैं। उम्मीद है जल्दी इसका पर्दाफाश होगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 21 जनवरी 2017 की रात अलीगढ़ के टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बदमाशों ने दिल्ली से लखनऊ जा रही बस में लूटपाट की और विरोध करने पर 2 यात्रियों को गोली मार दी। नवंबर 2016 में 6 बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में हाईवे किनारे 3 महिलाओं को बंधक बनाकर गैंगरेप और लूटपाट की। 29 जुलाई 2016 को बुलंदशहर में NH91 पर 12 बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की। महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया था। बुलंदशहर हाईवे पर गैंगरेप के बाद यूपी सरकार ने NH2 कानपुर से चंदौली, NH24 गाजियाबाद से लखनऊ, NH91 गाजियाबाद से कानपुर और NH93 आगरा से मुरादाबाद हाईवे को सबसे खतरनाक घोषित किया था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का वादा किया था। दावा किया था कि हाईवे पर अत्याधुनिक कैमरों से लैस पेट्रोलिंग की गाड़ियां तैनात की जाएंगी, लेकिन सच्चाई सबके सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला अचानक सर्कल ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच गई और कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी समेत CO की पिटाई करने लगी। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड के दफ्तर पहुंची महिला का आरोप है कि सर्किल ऑफिसर ने उससे काम के बदले आपत्तिजनक मांग की। कई बार टालने के बाद भी जब CO नहीं माना तो महिला ने दफ्तर पहुंचकर पिटाई कर दी। इस दौरान महिला के साथ उसकी मां भी मौजूद थी और कई लोगों ने CO को महिला के चंगुल से छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन महिला लगातार CO को पीटती रही।
महिला का अपनी जमीन की दाखिल खारिज का मामला दफ्तर में चल रहा है। इसी मामले में महिला कई दिनों से अधिकारी के संपर्क में थी, लेकिन काम के बदले आपत्तिजनक मांग से नाराज महिला ने सरेआम अधिकारी और कर्मचारी की पिटाई कर दी। एनसीआरबी 2015 के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 13,891 मामले दर्ज हैं। 13,891 मामलों में से 1,738 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज। मामला बढ़ने के बाद जिले के बड़े अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और जांच के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के डाबरी थाने में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कुमार विश्वास ने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और मजाक बनाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक शनिवार को अपने परिवार के साथ कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो देख रहा था। शो के दौरान कुमार विश्वास ने गलत टिप्पणी की। इसे सुनकर मेरी बेटी ने पूछा कि महिलाएं क्या वस्तु होती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये केस सीधे कोर्ट में जाएगा। पुलिस सीधा कोई केस दर्ज नहीं करेगी। कुमार विश्वास एक कार्यक्रम में दक्षिण भारतीय नर्सों के रंग को लेकर अपमानजनक बयानबाजी कर चुके हैं। मार्च 2016 में दिल्ली के सरोजनी नगर थाने में कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 509 यानी महिला से बदसलूकी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। मई 2015 में AAP की एक महिला नेता ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के साथ अवैध संबंध की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन कुमार विश्वास कुछ भी सफाई नहीं दे रही हैं। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी हैं और अपने बयानों को लेकर पार्टी में भी कई बार विरोध का सामना कर चुके हैं। कोर्ट में बिना वजह जनहित याचिका दायर करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट के वक्त की बर्बादी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना वजह PIL दायर करने को कोर्ट के वक्त की बर्बादी करार दिया है और याचिकाकर्ता पर बड़ा जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले बिहार के मिथिलेश कुमार सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी और जनहित याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असम की एक NGO पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और NGO पर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने का आरोप लगाया। NGO ने असम के 10 जमीन मालिकों के पक्ष में जनहित याचिका दायर की थी। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कार्यकर्ता ने विधानसभा के विस्तार को कोर्ट में चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वकील ने RTI फीस कम करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जुर्माने की रकम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा करने का आदेश दिया है। देश के कई राज्यों के बाद अब PM मोदी के राज्य गुजरात में भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों के लिए अहमदाबाद में बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कर्ज माफी के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया। क्षत्रिय ठाकुर सेना की अगुवाई में किसानों ने हाईवे पर लाखों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया और चेतावनी दी कि अगर किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो डेयरी तक दूधों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। पोस्टर और बैनर के साथ जुटे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम ये मान रहे हैं कि गुजरात के अंदर अगर कर्जा माफी नहीं होता है तो ये तो गुजराती प्राइम मिनिस्टर का गुजरातियों के पीठ के अंदर खंजर है। यही बात हम उनको बोलना चाह रहे हैं कि आप गुजरात के कद्दावर नेता बैठे हैं तो हमारे गुजराती किसानों का कर्जा माफ कीजिए और गुजराती युवाओं को रोजगार दीजिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने किसानों को रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच काफी समय तक धक्का मुक्की होती रही। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। देश के कई राज्यों में किसान कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान 5 किसानों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन से माहौल इतना बिगड़ गया था कि खुद CM शिवराज सिंह चौहान को शांति के लिए धरने पर बैठना पड़ा। फास्ट एंड फैक्ट्स में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ।